हाँ, हुआ था, पड़ा हुआ तुम्हारे पास है? है? आवाज नहीं आई तेरी, बोल। और तू इधर आ जा यार, इधर आ गया। तेनू कहने बोलिया, दोनों को था बैग दोनों बोले। ये स्प्रिंग 25 का क्वेश्चन है। अबे ये बॉलिंग लॉस नहीं है। मैंने ये देख लिया सर। हाँ, चेक करके आपको अभी चेक कर, जल्दी कर। क्या? कौन सा? अच्छा, ये गुन्नू कैश किस चीज का सवाल था ये? तेनू तो ये पता होएगा ना। बनी ईयर हो गया, फखर लिमिटेड हो गया। चलो जी, फखर लिमिटेड का सवाल करते हैं। कब आया था ये? ऑटम 2020 में आया था। कब आया था जी? ऑटम 20 में आया था। कब आया था? ऑटम 20 में आया था। किस पेपर में आया था? FA2 में आया था। और तेरा सत्यानाश है कि ये। क्या मोहन? तो मैं गुस्से जाके जो नवे मुआने शुरू कर देना, सब तो पहले मैं तेनू मारांगा, क्योंकि तू सब तो पुराना है। चला, स्टम चला। हेलो, हो गया? चलो शुक्र है। ये दे जी, ऑटम 2020 में सवाल आया था बच्चों, ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी मिक्स स्टैंडर्ड का सवाल है। तो मिक्स स्टैंडर्ड में वो नोट पूछ लेगा, या एंट्रियां पूछ लेगा, वो मैं दास चुके, या एक्सट्रैक्ट पूछ लेगा, या वो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी में भी सारे स्टैंडर्ड को मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, फखर लिमिटेड का डाटा उसने दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000।
19, कितने नंबर का सवाल है? 18 नंबर का सवाल। क्या मांगा जी? ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या नहीं बनाना? टोटल कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज। हमारा साल कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? 1 जनवरी 2000। होते हो 18 भी तो बनाना है ना। 31 दिसंबर 18, फिर 31 दिसंबर 19। पहले तो अपने सवाल की विंडो क्लियर करो, कब शुरू करना सवाल। क्या उसने कंपैरेटिव मांगे हैं? यस। तो फिर 1 जनवरी 18 से शुरू करेंगे। समझ लग गई? अच्छा जी, उसने क्या लिखा जी? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल फखर लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019। ये प्रॉफिट दिया है उसने, 17 का भी दिया, 18 का भी दिया और 19 का भी दिया है। रिवेन्यू सरप्लस 19 में तो सरप्लस हुआ था, लेकिन 18 में क्या हुआ था? लॉस हुआ था, उस ब्रैकेट में लिखा हुआ। ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाया उसने। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकॉग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट। ट्रांसफर के दो पॉलिसियां होती हैं, कौन सी? एक एनुअल और एक डिस्पोजल की। यहाँ पे उसने बता दिया आपको कि हम एनुअल ट्रांसफर नहीं करते। डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होती है तो हो जाए, डेप्रिसिएशन कम चार्ज होती है तो हो जाए, हम उसको ठीक नहीं करेंगे। बात ही खत्म होगी। जब कोई एसेट सेल करेगा उसका सरप्लस उसी दिन ट्रांसफर करें। ये दो पॉलिसियां हैं, IS 16 में लिखी हुई हैं। एग्जामिनर की मर्जी है, जो मर्जी पॉलिसी फॉलो करे। हाँ, अगर ये ना लिखा होता तो क्या करना पड़ता? हमें अज्यूम करना पड़ता अपनी तरफ से क्या कि एनुअल ट्रांसफर हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जब उसने बता दिया तो बस ठीक, समझ लगी। अगर सवाल में पॉलिसी ना बताई जाए तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा? तो अगर बता दी है तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हजम शुद। आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑन 1 जनवरी। 17 के भी हैं, 18 के भी हैं, कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने? हमारा साल चूंकि 18 से शुरू होना है बच्चों, तो 17 वाला डाटा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। 18 के शुरू में शेयर कैपिटल 300, सरप्लस 102, रिटेन अर्निंग 348। ये 3 लाइनें लिख लेंगे बच्चों। ठीक है जी। शेयर कैपिटल प्रीमियम की बात उसने की है यहाँ पे? नहीं की। सरप्लस की है और रिटेन अर्निंग की है, लेकिन प्रीमियम किसी चौथी पांचवी लाइन में आ जाना है, तो लिहाजा उसका कॉलम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो कितने कॉलम बनाएंगे टोटल? 4। टोटल का कॉलम क्यों नहीं बनाया? उसने सवाल में बताया है कि भाई वो नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो बच्चों मुझे बताओ, ये 300 जो मैंने लिखा है कहाँ से लिखा? ये 348 कहाँ से लिखा और ये 102 कहाँ से लिखा? ये बात समझ लगी है? सवाल से कहाँ से डाटा उठाना क्लियर है? अच्छा, ये आगे चलते हैं। अब क्या बच्चों इसके लिखने के फौरन बाद में प्रॉफिट की तरफ आ जाऊं? नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कोई एरर हुआ हो सकता है कोई पॉलिसी में चेंज आया हो सकता है कोई अंदाजे में चेंज आया हो। तीनों सूरतों में हो सकता है प्रॉफिट को ठीक करना पड़े। पॉइंट समझ लग गया? अगली बात, हम खड़े हैं 1 जनवरी 18 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 का फाइनल डिविडेंड सबसे पहले आना, अगर हुआ तो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 17 का फाइनल डिविडेंड अगर हुआ तो सबसे पहले आएगा। अब जरा पढ़ के देखते हैं बच्चों। ऑन 1 मार्च 2018 EL डिक्लेयर्ड ए फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। ऑन 1 नवंबर 2018, ये तो 2018 वाला साल आ गया ना। FL issued 40% rights share to its ordinary shareholder at 24 per share on 1 अगस्त 2019 and interim bonus of 15% was declared। अब बच्चों 19 वाला पॉइंट तो बाद में देखेंगे ना, फिलहाल कौन सा देखना है? 18 वाला। 17 का फाइनल डिविडेंड आ रहा है तो सबसे पहले आएगा, ऐसी है। 18 का इंटरम डिविडेंड नहीं है, 19 का इंटरम है, तो 19 वाले साल में देखेंगे ना। और 18 में राइट शेयर इशू है। यहां तक की बात में लगी। लेकिन इन सबसे पहले फाइनल डिविडेंड 17 का आएगा मार्च में, लेकिन जनवरी में भी तो कोई मसला आ सकता है। हम तो जनवरी में खड़े हैं ना, जनवरी से अचानक मार्च में नहीं पहुंच जाएंगे। पहले तो जनवरी में कोई मसला होगा, उसको हल करेंगे। तो जनवरी में कौन सा मसला आ सकता है? कोई एरर हो सकता है, चेंज इन पॉलिसी हो सकती है। तो अगर तो कोई एरर होगा
तो वो फिर बाकी सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब दो तरह के मसले आ रहे हैं। कितने मसले आ रहे हैं? दो तरह। क्या मसला है जी? पहला, टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। बच्चों क्या चेंज हो रहा है? IAS 8 आ गया। चेंज इन पॉलिसी है कि चेंज इन एस्टीमेट है? चेंज इन पॉलिसी है। तो अगर चेंज इन पॉलिसी है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होगी, पहले दिन से चेंज होगी। और अगर हम चेंज ना कर पाए तो क्या वजह हो सकती है? प्रैक्टिकली हमारे पास पिछला डाटा ना हो, उस सूरत में फिर हम रेट्रोस्पेक्टिव जा ही नहीं सकते। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL इज ए बिल्डिंग परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 एट ए कॉस्ट ऑफ 150 million. 60% of the cost represents building component having estimated useful life of 20 years and residual value of 10 million. The depreciation is included in the above draft financial statements. The fair value of the investment property has increased by 6% in each year since acquisition. इसको अच्छी तरह से समझें, अब्जॉर्ब करें, फिर उसके ऊपर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा। पढ़ ले इसको, 2-3 दफा पढ़ लो, शाबाश। जो जो आपके दिमाग में आता है ना मुझे बताओ कि सर मेरे दिमाग में मैक्सिमम ये आया। हाँ जी। हाँ भाई, पढ़े जी, पढ़े पढ़े, शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हम क्या कर चुके हैं और इसने हमें क्या करने को कहा है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डिलीट मारना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखो कॉस्ट मॉडल फॉलो किया हुआ है, ऐसी है। तो कॉस्ट मॉडल फॉलो किया हुआ है तो डेप्रिसिएशन हर साल क्या की होगी? चार्ज की होगी। तो जितने सालों की भी डेप्रिसिएशन है तमाम सालों की रिवर्स करनी है रेट्रोस्पेक्टिवली। कब ये बिल्डिंग ली थी? 16 में ली थी, तो 16 से चलेंगे। अब 15 में तो कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। 15, 14, 13, 12, 11 की हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उस वक्त तो बिल्डिंग ही कोई नहीं थी। तो IAS 40 पहली दफा कब अप्लाई हुआ होगा? 16 में। तो 16 तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं ना, 16 से पीछे तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, पॉइंट ये है कि हमारा साल जो हमने लिखना है वो तो 18 में लिखना है ना। तो ये कम दिन 18 वाले दिन हम खड़े हैं, तो 16 के प्रॉफिट में पंगा है। तो क्या करें? ठीक है, 16 के प्रॉफिट में पंगा है और 17 के प्रॉफिट में पंगा है। तो उस पंगे को कहां पे एडजस्ट करेंगे? रिटेन अर्निंग एडजस्ट करें। यहां तक की बात समझ लगे? अच्छा, 16 के प्रॉफिट में कितना पंगा है और 17 के प्रॉफिट में कितना पंगा है, ये निकालें।
बताया जरा शाबाश। 2016 के प्रॉफिट में पंगा बताना है और 2017 के प्रॉफिट में पंगा बताना है, क्या क्या। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी 16 में भी और 17 में भी, कितनी कितनी चार्ज हुई थी? चार कैसे निकला? 150 उसकी वैल्यू है, क्या करेंगे? 60% लेंगे, क्या निकल आएगा? 90। अब 90 का क्या करें? 10 माइनस कर देंगे, फिर किस पे डिवाइड कर देंगे? 20 पे। क्या आंसर आ जाएगा? 4। तो 4 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुई, 4 की यहाँ पे चार्ज हुई। अब क्या करेंगे? इनको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि माइनस की हुई है तो अब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या 16 और 17 में सिर्फ यही करना है या कुछ और भी करना है? फेयर वैल्यू गेन, उसका 6% इजाफा हुआ है, तो 6% इजाफा किसका लेंगे? 90 का लेंगे। 150, मतलब अगर उसमें लैंड है तो लैंड में भी तो इजाफा हुआ होगा ना। 150 का लेंगे, 6%, क्या आंसर आएगा? 9। तो 9 में इजाफा होना है कब? 2016 में। और 17 में 9 का नहीं होना, 17 में 159 का 6% इजाफा होना है, 9.54। तो 9.54 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फिर टेबल दे है, मैं चेक करता हूँ क्या कर। हाँ जी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 4 है, फेयर वैल्यू गेन 9.54 और 9। तो बताएं जी 16 में टोटल कितना आया? 17 में? अच्छा, ये दोनों जमा ही करने हैं, लेकिन ये दोनों सालों के प्रॉफिट तो हमें नहीं दिए हुए सवाल में, तो ये कहाँ लेके जाएंगे? रिटेन अर्निंग में। तो रिटेन अर्निंग में टोटल इम्पैक्ट कितना आएगा? 26.54 का इम्पैक्ट आएगा। ये 26.54 कहाँ से आया, ये बात समझ लगी? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। कल यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इफेक्ट ऑफ चेंज इन एरिट, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी 26.54, इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हाँ जी, बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 2018 रीस्टेट करते हैं। समझ लगी जी बात? ये वाला मसला नहीं बढ़ गया। अब अगला मसला भी पढ़ के देख लेते हैं। अच्छा, याद रखना अभी 18 और 19 में भी मसला है, लेकिन फिलहाल तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो रिटेन अर्निंग में ठीक करना था। 18 वाला मसला 18 वाले प्रॉफिट में, 19 वाला मसला 19 वाले प्रॉफिट में देखेंगे, रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट पेमेंट ऑफ 25 मिलियन पेड इन अप्रैल 2018। ये गलती कब हुई है? 16 और 17 में तो नहीं ना हुई। अगर 16 में हुई होती तो ये भी रिटेन अर्निंग में जाती। In respect of machine acquired on credit having total cost of 100 million on Yakam Jani 2017 have been recorded as rent expense. Cost of machine was recorded correctly in the books. दो दफा पढ़ने क्या करना है इसका बताएं जरा। मशीन कब परचेज की थी? तो क्या यकम जनवरी 2017 को जो मशीन ली थी वो सही लिखी हुई है? पढ़ लो कैसे पता चला? कैसे पता लगा कि मशीन सही लिखी हुई है? हम्म।
मशीन कब ली है, कितने की, कितने की लिखी हुई है, 100 की लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन सही लिखी हुई है, सही है, नहीं बात सुन रही, मशीन है सही लिखी हुई है, तो मशीन के ऊपर आने वाली डेप्रिसिएशन भी सही होगी। तो 2017 में डेप्रिसिएशन का कोई फटा जो होनी चाहिए थी वही रिकॉर्ड की हुई है। अगर तो कोई फटा होता तो क्या करना पड़ता, तो 2017 में एरर भी आ जाता, और वो वाला एरर रिटर्निंग में ठीक होता। मतलब यहाँ पे दो लाइनें आ जाती, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, और साथ एक और लाइन भी आ जाती है, इफेक्ट ऑफ एरर। समझ आ रही है। लेकिन आई कैप ने हमारे ऊपर एहसान किया और उसने बता दिया कि भजन मशीन भी सही रिकॉर्ड हुई पड़ी है और उसके ऊपर आने वाली डेप्रिसिएशन भी सही रिकॉर्ड हुई होगी। हजम शुद्ध। तो 17 में कोई पंगा नहीं है। पंगा का पड़ा 18 में। 18 में क्या पंगा पड़ा, जब हमने पेमेंट की तो उसको क्या मान लिया हमने, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस मानने से क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, इसको रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हो गया कितने से, 25 मिलियन से कम हो गया। तो 25 मिलियन से जब प्रॉफिट कम हो गया तो अब क्या करें, किस साल के प्रॉफिट को, 17 के प्रॉफिट को, 2018 के प्रॉफिट को ठीक करेंगे। तो 2018 का प्रॉफिट है कितना, 98, बोलो 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 बोलो, 98 का प्रॉफिट है। इसमें 25 को क्या करना है, ऐड करना है। और इस प्रॉफिट में क्या क्या करना है, किसकी, वो डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक करनी है 4 की। याद आया कुछ कुछ, कौन सा वाला पॉइंट है, ये वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है। उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी ना, और भी रिवर्स करना है। और क्या करना है, फेयर वैल्यू गेन। अब भी हमने 6% लेना है, किसका, 168 बनता है, 10.11, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। ये बात सुन लगी, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट निकल आएगा 137.1। यहाँ तक की बात लगी। 2018 का प्रॉफिट ठीक हो गया। अब 2019 के प्रॉफिट में भी कोई गड़बड़ है, 2019 के प्रॉफिट में क्या क्या गड़बड़ है, 2019 का प्रॉफिट कितना है जी, 84 है। इस प्रॉफिट में क्या गड़बड़ है, एक तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होनी है 4 की, और ये 25 का दोबारा इंपैक्ट आना है, 25 का दोबारा इंपैक्ट नहीं आना। और 10.72 ये कहाँ से आया, 168 में क्या जमा किया है, 10.11 जमा करके उसका 6% लिया है। क्या आंसर आया, 10.72 जमा कर लें। 98.72 आ गया। अब बच्चों 98.72 से हमारा 2019 का प्रॉफिट क्या हो गया, ठीक हो गया, ऐसी है। अब हमें प्रॉफिट के ऊपर कोई शक नहीं है कि वो गलत है, जो गलतियां थी हमने क्या कर दी हैं, ठीक कर दी हैं। अब हम आएंगे वंस अगेन इस पॉइंट नंबर 3 पे। ये पॉइंट नंबर 3 में हम सबसे पहले फाइनल डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे। 10% है, ये 10% किसका लेना है, शेयर कैपिटल का 300 का क्या आएगा आंसर, 30, ऐसे ही है। तो रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे कितना, 30, ये माइनस कर दिया जी। ओके, अब उसके बाद मार्च के बाद आना था जून, जून में होना था इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड है नहीं,
तो फिर ये डायरेक्ट डिविडेंड कौन सा है? 19 का। वो अगले साल देखेंगे। जून भी गुजर गया, अब उसके बाद आया नवंबर। नवंबर में क्या हुआ? राइट शेयर इशू किए। कितने परसेंट? 40% किसका लेंगे? 330 का। 330 कहां से आया? शाबाश शाबाश शाबाश। 300 का लेंगे 40%। क्या आंसर आएगा? 120। ये 120 किस में इजाफा रिकॉर्ड करना है? है। मारो मारो चवल मारो। ढूंढो शेयर कैपिटल में क्या जाना है और शेयर प्रीमियम में क्या जाना है, ये आपने बताना है। 120 जाना है शेयर कैपिटल में। हाँ जी शाबाश, आ गया। जो जो आपके दिमाग में फार्मूले आते हैं लगा लो। ऐ ना कहना कि मैं हूं ना तो मैं कर लेना सी। 1200। अच्छा जी कितने? ਉਹਨੂੰ बुला दो। मेरा ख्याल डब्बा शब्बा तो करना होगा। अच्छा लो। हाँ जी। 160। 168। तो 168 कैसे आया भाई? 300 को 10 पे डिवाइड करेंगे। हैं। ठीक है। 12 × 14 करेंगे तो 168 आ गई। ठीक हो गया। तो अब ये जरा देखें, शेयर कैपिटल में कितना लिखना है? 120। शेयर पे में कितना लिखना है? 168। हाँ जी। और समय लगी बात की। तो बच्चों ये नवंबर में शेयर कैपिटल 120 और शेयर प्रीमियम 168 लिख लिया जी। अब अगला पॉइंट है जी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपने 2018 का लिखना है वो आपने यहाँ पे फाइनल कर लिया हुआ था। कितना है? 137.11। वो 137.11 भी समझ आ गया। अच्छा, 2018 में बच्चों यहाँ पे लॉस हुआ था। लॉस हुआ था ना, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जब रीवैल्यूएशन लॉस होगा तो क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं,
ये वो लॉस है जो ऑलरेडी अवेलेबल था, उसमें से माइनस करेंगे ना। सरप्लस 102 का पड़ा था, अगर ना पड़ा होता तो रिटेन अर्निंग में माइनस कर देते, लेकिन ये तो पड़ा हुआ है, तो री वाली सरप्लस हम यहाँ पे 14 का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चल ना बटन दबा फिर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, साल हमारा खत्म हो गया ना, तो साल खत्म हो गया तो क्या करेंगे, बैलेंस एज एड 31 दिसंबर 2018 निकालेंगे, और उसके साथ क्या लिखेंगे, रीस्टेटेड, क्योंकि पिछले साल ही पब्लिश हो चुका था, उसको रीस्टेट करना पड़ेगा है। अच्छा जी, बैलेंस एज एड 31 दिसंबर 2018 तक समझ आ गई बात। अब बच्चों वो अगले साल फाइनल बोनस तो कोई नहीं था, लेकिन इंटरम बोनस था। इंटरम बोनस था कि नहीं था, कितना था, 15% था। तो बच्चों 15% लेंगे किसका, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल 420, उसका ले 15% क्या आएगा, 63, 63। तो 63 शेयर कैपिटल में प्लस कर देंगे, और शेयर प्रीमियम में से माइनस कर देंगे, ये काम भी निपट गया। और अगले साल के इंटरम बोनस के अलावा और कुछ नहीं था, ना कोई राइट शेयर था, ना कोई और मसला था। सिर्फ 2019 का प्रॉफिट आएगा, और 2019 का जो प्रॉफिट हमने ठीक किया था, वो मेरा ख्याल था 98.72 था, चेक कर लो, यही था। वो 98.72 हम किस में लिख देंगे, रिटेन अर्निंग में लिख लेंगे। आखिरी चीज रह गई है सवाल में, वो क्या है, वो है कि इस साल सरप्लस था 2019 का, कितना, 25 का। वो सरप्लस जमा कर देंगे कि माइनस कर देंगे, जमा कर देंगे। अगला पॉइंट, सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने वाली कोई बात हमने अभी तक नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी। उसने कहा था कि एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ सरप्लस में कुछ ऐड तो होगा, माइनस कुछ भी नहीं होगा। प्रोजेक्टर, ठीक है जी। वो वो सवाल है, बोलते चेक करो। अच्छा जी, बैलेंस एज एट यकम 31 दिसंबर 2018, यहाँ तक की फाइनल होगी वाली, तो सारा कुछ हो गया फाइनल। तो हमने क्या निकाल लिया जी, 31 दिसंबर 2019 तक का बैलेंस निकाल लिया, लेकिन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर की बात इस साल, इस सवाल में नहीं की, क्यों नहीं की, ठीक है जी। अच्छा अगला पॉइंट, ये जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है बच्चों, ये पेपर में आपने इस तरह से वर्किंग करनी है, जैसे यहाँ पे टेबल बना हुआ है। 2017, 16, 17, 18, 19, चारों सालों का प्रॉफिट हमने ठीक करना। 16, 17 का दोनों का मिला के कहाँ पे लेके जाएंगे, रिटेनरी में। 18 वाला 18 में, 19 वाला 19 में। यहाँ तक की बात समझ लगी नहीं, नहीं समझ लगी, तो ठीक है। कितने नंबर का सवाल था जी, 18 नंबर का था। किस अटेम्प्ट में आया था, 2020 में आया था, हैं, ऑटम 20 में आया था, किस में आया था,
आठम 20 में आया था। जरा आबा अजदाद के कारनामे पढ़ते हैं। आबा अजदाद ने क्या किया? आठम 20 में क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 की परफॉर्मेंस चेक कर लें आप। 23% बच्चों ने ये किया था। है ना, बड़ा आसान था ना? हाँ, कौन कह रहा है? ऐ देर नहीं आने से हैं। अच्छा जी, द स्टेटमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1 2017। लेजेंड्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स। अब ये जरा सोचो, ये बच्चों ने चवल क्यों मारी होगी भला? क्योंकि उसने उसने देखो 17 का डाटा दिया हुआ है ना, और यहाँ पे भी दिया हुआ है। और मेरे ख्याल से 17 तो शुरू करा, जाना कहाँ तक है? 19 तक। प्रेजेंटेशन में कितने साल आने चाहिए? 2। उन्होंने कहा मसले को से 3 लिखांगे। तो लेजेंड्स के काम चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। हालांकि यकम जनवरी 18 से 31 दिसंबर 17 से शुरू होना चाहिए था। उन्होंने कहा था शुरू कर दिया 1 जनवरी से। अच्छा, अब अगला काम क्या है जी? द वर्ड रीस्टेटेड was not mentioned for each line item which was different from the previously reported amount। वो ये वाला कमेंट हमने पहले भी पढ़ा है, कल वाले सवाल में याद है। वो कहता है ये बच्चे रीस्टेटेड लिखते ही नहीं है। ये कहाँ कहाँ रीस्टेटेड आना था? यकम जनवरी 18 पे भी आना था, 31 दिसंबर 18 पे भी आना था। हाँ। अब ऐसा ना हो कि आपको रीस्टेट लिखने की इतनी आदत पड़ जाए कि तुम आखिरी तक भी लिख दो कि यार कोई कमी ना रह जाए रीस्टेटेड की। नहीं समझ आ रही? मतलब अबाउ अजदाद तो लिखते ही नहीं थे, और हमने हर जगह पे रीस्टेटेड लिख दिया। शादी रीस्टेटेड, FAR 1 रीस्टेटेड, ते नमाजा, क्योंकि पिछले जरिए पढ़ी ने उन्होंने तो शक है ना, पहुंचिया ने कि नहीं पहुंचिया। जोहर दे नाल असर, असर दे नाल मगरब, मगरब दे नाल फजर, पता नहीं की पढ़ रहे हैं। तमाम सब की पढ़ रहे हैं, नसी की पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने रीस्टेट करना पैना। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, रीवेल सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज नॉट प्रेजेंटेड एज अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी। सादल अल्फाज में वो क्या कह रहा है कि आपने उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में प्लस या माइनस करना था, जो बच्चों ने नहीं किया। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है जी। वो उन्होंने क्या किया? ये चेंज कब आया था भला? 18 में। और 16 में तो प्रॉपर्टी ली थी। 19 में चेंज आया था। इट हैज बीन डिसाइडेड। ठीक है जी। इट हैज बीन डिसाइडेड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये 19 में डिसाइड किया गया होगा। ठीक हो गया? तो उन लोग बच्चों ने क्या किया? 19 के प्रॉफिट को ही ठीक किया है, पिछले सालों के प्रॉफिट को उसने नहीं छेड़ा, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक है जी। तो ये बच्चों आपके बावजदाद के मसले मसाइल हैं जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया इस सवाल। ओहो। अब आप तारीफें सुन लो जरा बावजदाद की। Examine is performed well in section A, comprising of short question, but the performance in section B, particularly question number 6 and 7, was disappointing। आई कैप का भी ना मतलब मैसेज कन्वे करने का तरीका बड़ा शानदार है। पहले तारीफ का दी थी, वेरी गुड वेरी गुड, दर खड़े मत तेरे। ये आई कैप ने किया यहाँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 वही है ना, डिसअपॉइंटिंग। Poor performance in these questions were mainly due to the fact that such variation had not been examined previously। वेरिएशन से क्या मुराद है कि एक स्टैंडर्ड में दूसरा स्टैंडर्ड मिक्स होके अगर आ जाए तो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा, आगे वो ये भी कह रहा है, although examiners are using past paper as a key element for their examination preparation। वो तनु डिटेल में जा रहे हैं कि हालांकि पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बावजूद उनसे इसी तरह का सवाल दोबारा जब देते हैं तो हैंडल नहीं होता। डेट शुड रिमेंबर दैट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, वेरिएशंस नॉट कवर इन पास्ट पेपर आर आल्सो एग्जामिनेबल। वो कह रहा है कि वो समझ लेना कि पास्ट पेपर जैसे आ गई बस वो ही हिफज करनी है। ये तो फ्यूचर में कोई ऐसा पेपर भी तो आ सकता है, कोई ऐसा सवाल भी तो आ सकता है जो पास्ट पेपर में हमने मिक्स करके ना बनाया हो। कहता 23% बच्चे ऐसे थे जो 40% नंबर लेके फॉलो जो फेल हुए हैं।
ठीक है जी। शॉर्ट ऑफ 9 आर लोअर, 9 से क्या, लोअर से क्या मुराद है? 9 या उससे कम नंबर पे फेल हो गए, मतलब किसी का 41 आए, किसी का 42, किसी का 43, किसी का 44, और इस तरह के बच्चे कितने थे? 23। कहता अगर ये 23% बच्चे थोड़ी सी मेहनत और करते तो रिजल्ट हमारा जो था वो 60% के करीब करीब होता। मतलब 57% रिजल्ट हो जाता अगर वो 23% बच्चे भी पास हुए। तो इतनी डिटेल में एग्जामिनर आपको इवेल्युएट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, ये 23% बच्चे पास हो सकते हैं। और समय लगी बात की। तो ये बच्चों कौन सा सवाल था? बनी ईयर हो गया, इंडस फार्मा भी हो गया, दिसविल भी हो गया ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्प्रिंग 25 में सवाल आया था, वर्साचे वाला। अरे 16 में नहीं है ना, ये सवाल जो है ना, ये 16 में नहीं है ना। अल्लाह के बंदे, ये सवाल मैंने करवाया होगा, ये मैंने करवाया होगा उसमें 36 में, इम्पेयरमेंट में, क्योंकि उसमें इम्पेयरमेंट थी ना। क्योंकि ये जब मैं लिखे है ना, ये मैं पढ़ाया जरूर गोले में हमें नहीं बनाए। लैना मैं नहीं लाइया, मैं समझाने लगे लाइया। जब हम इन पेपर को ढूंढना नहीं, तो इम्पेयरमेंट जब हम पढ़ेंगे ना, तभी आपको साइड वाला टेबल समझ आएगा। और जब आपको कहा सर वो इतना बड़ा सवाल, इम्पेयरमेंट के टॉपिक में से पहले जो टॉपिक पढ़ाया ना उसमें देख, और ये 36 से पहले मैंने 40 पढ़ाया है या 16 पढ़ाया है, उसमें देख होगा ये। वरना फिर सवाल दोबारा डिस्कस करते हैं। आपने कहा कि एक में 10 में होगा। हाँ, चलो ये देखो, फिर मैं अगला। अच्छा जी, अब स्प्रिंग 25 का कौन कौन सा सवाल रह गया?
अच्छा जी बच्चों, स्प्रिंग 25 में देख लेते हैं सारे सवाल जितने भी हैं। 11 मार्च 2025 का पेपर था, उसमें एक ये सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 1। क्या उसने मांगा था? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कितने नंबर का मांगा था? 8 नंबर का मांगा था। करके देखते हैं सवाल हमसे होता है कि नहीं होता। और ये कम जनवरी 2024, लाकोस्टे लिमिटेड commenced the construction of a warehouse building. Below is a breakdown of the payments made to the contractor. पहली पेमेंट कितनी है बच्चों? 300, दूसरी 450, तीसरी 290, चौथी 180। टोटल कितने पैसे दिए ठेकेदार को? 1220। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कब हुई है? ये कम जनवरी को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अब पेमेंट उसको दी है कि नहीं दी? पेमेंट कब दी है? ये कम फरवरी को दी है। इसका मतलब है दो शर्तें पूरी हुई हैं ये कम फरवरी को। अभी तीसरी शर्त बाकी है। तीसरी शर्त कौन सी है? कर्जा लिया है कि नहीं लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। ए लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 500 million कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम वाज अबाउट ऑब्टेन ऑन यकम जनवरी 2000। क्या बच्चों ये कर्जा इसी साल लिया है? तो ये स्पेसिफिक बोरिंग है। कैसे पता लगा? पहली बात, कर्जा इस साल में लिया है। दूसरी बात, कर्जे की वैल्यू टोटल ठेकेदार को जो पेमेंटें की हैं उसकी वैल्यू के नीचे नीचे, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो समझ लगी ना बात? Surplus funds were from the loan were invested in a saving account at the rate of 10% per annum. अच्छा, अब अगला पॉइंट है, कर्जा तुमने यकम जनवरी को ले लिया। किस दिन से कर्जा बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा? यकम जनवरी को? यकम जनवरी से नहीं। क्यों बोला? यकम जनवरी को कर्जा लिया, यकम जनवरी को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, लेकिन पेमेंट पहली कब हुई है? यकम फरवरी। तो तीनों शर्तें कब पूरी हो रही हैं? तो हमने तीनों शर्तें देख ली, दो शर्तें नहीं देखनी। ये वो ब्लंडर है जो बार बार हम करते हैं। ठीक है जी, तो तीनों शर्तें, तीनों शर्तें, पहली शर्त कौन सी है? नॉट टेकन। पहली शर्त कमल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर। दूसरी? लोन क्या पेमेंट। तीसरी? लोन। हाँ, तो तीनों शर्तें आपने देखनी है किस दिन पूरी हो रही हैं। तो यकम जनवरी को तीन शर्तें पूरी नहीं हो रही थी, दो शर्तें हो रही थी। तो इसका मतलब है जनवरी के महीने का सूद बैंक को नहीं पे करेंगे। जनवरी के महीने का सूद बैंक को तो पे करेंगे, लेकिन वो बिल्ड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ लगी बात? अच्छा जी, तो बच्चों जरा निकालें 500 मिलियन इंटू रेट कितने परसेंट है? 16% है। अच्छा जी, अब ये तो उसने बताया नहीं है कि ये कब मुकम्मल हुई थी बिल्डिंग। यहाँ पे बताया बस ने 31 दिसंबर को। तो कितने महीने की बच्चों बारिंग कॉस्ट आएगी? वैसे तो बैंक को 12 महीनों का सूद पे करना है, वैसे ही ना? बैंक को कितने महीने का सूद पे करना है? 12 महीनों का। लेकिन बैलेंस शीट में 11 महीनों का जाना है। एक महीने का कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ तक की बात सुन लगी? ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, वो टेबल बनाना है कि नहीं बनाना, ये भी डिपेंड करता है। क्या एक ही कर्जे से सारा कुछ हो गया था? नहीं, एक कर्जे से सारा कुछ नहीं हुआ। विड्रॉल फ्रॉम ए रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये जनरल बोरिंग आ गई। पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी है? Withdrawal from a running finance facility from a bank which carries interest at rate of 18% per annum. This facility is also used for working capital needs. Okay जी, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। अब वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कितनी उसने नहीं बताई, तो इसका मतलब है जितनी भी होगी बाकी पेमेंट वहीं से हुई होंगी। देखो 500 मिलियन में से पहली पेमेंट कितनी हो गई? 300। दूसरी? तो 450 करते वक्त 500 खत्म हो चुका था। नहीं बात लगी? पहली पेमेंट कितनी की थी? 300। पीछे कितने रह गए? 200। तो अगली पेमेंट कितनी करनी है? तो उसमें 200 ही कर सकते थे ना, बाकी 250 कहां से दिया होगा? वो जनरल बोरिंग में से दिया होगा। यहां तक की बात लगी? तो इसका मतलब है आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। अगला पॉइंट, ए गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द वेयर हाउस अमाउंटिंग टू 300 मिलियन वाज रिसीव्ड इन यकम सितंबर 2024। द रिसीट ऑफ द ग्रांट वाज यूज्ड टू रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। वो कहता अपने पैसे भी आ गए।
हमें ग्रांट मिली है तो हमारे ही पैसे हो गए ना फिर। अब यहाँ पे तीन तरह के सोर्सेज हैं, स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग और ओन फंड्स। कौन से फंड्स? ओन फंड्स। तो हमें वो टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? पहले टेबल देख लेते हैं बच्चों। पहली पेमेंट कब की है? 1 फरवरी। कितनी की है? 300। कहाँ से की है? स्पेसिफिक लोन से। दूसरी पेमेंट 1 मई को, कितनी है? 450। 450 की पेमेंट कैसे स्प्लिट हुई है? 200 स्पेसिफिक लोन में से, बाकी 250 जनरल लोन में से। तीसरी पेमेंट कितनी की है? 290। लेकिन 290 की पेमेंट कब की है? 1 अक्टूबर को। तो हमें सितंबर में पैसे मिल चुके थे। सितंबर में पैसे मिल चुके थे। तो बच्चों फिर उसकी हमने रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, अब याद रखना बच्चों, सितंबर में जैसे ही पैसे मिले होंगे तो हमने उसी वक्त 1 सितंबर को क्या किया होगा? रनिंग फाइनेंस वाले पैसे वापस कर दिए होंगे। रनिंग फाइनेंस वाले पैसे वापस कर दिए होंगे। तो इसका मतलब है रनिंग फाइनेंस में से हमारे कितने पैसे इस्तेमाल हुए हैं? 250। 450 में से 200 कहाँ से यूज हुआ था? स्पेसिफिक लोन में से। बाकी 250 कहाँ से यूज हुआ था? जनरल में से। और ये गवर्नमेंट ग्रांट वाले पैसे कितने मिले हैं? 300। तो 300 में से पिछला तो 250 ने सारा वापस कर दिया ना। मतलब वो 250 का सूद पड़ेगा तो सही हमें, लेकिन सारे महीनों का नहीं पड़ेगा, कुछ महीनों का पड़ेगा, क्योंकि बाद जो पैसे आए थे वो वापस कर दिए। तो वो पेमेंट हुई थी 1 मई को, सेकंड पेमेंट। और हमें 1 सितंबर को ग्रांट मिल गई थी। तो मई का पूरा महीना, और जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, और अगस्त का पूरा महीना, 4 महीनों का सूद पड़ेगा 2.5 लाख 250 के ऊपर। बाकी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने उसी वक्त क्या कर दिया था? वापस कर दिया। सर, आप सेट assumption करते कि अगर अभी तक हम इसकी पेमेंट नहीं नहीं, हम अगर ना भी सवाल में लिखा हो तो हम यही एज्यूम करेंगे कि जब भी पैसे आएंगे ना, सबसे पहले एक कॉमन सेंस वाला इंसान क्या करता है? जब आपके पास पैसे आते हैं तो कर्जा उतारता है ना। तो जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले आपने क्या करना है? कर्जा उतारना। मतलब उसी पैसे डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ने आपको कैश दिया ना, तो उस पर गांधी की फोटो तो नहीं होगी। फिर उसके बाद जितना यूज करेंगे वो 300 कितना तो यूज होगा, वो जितना कर सके जब वो सारा माइनस होगा। वो सारा माइनस हो जाएगा, बाकी का जो बचा के रखेंगे। बाकी का कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? अगली जो पेमेंट करनी है उसमें से पे करेंगे। अच्छा, अगली पेमेंट कितनी करनी है? 290 की पेमेंट करनी है 1 अक्टूबर को। तो उस 290 में 40 इस्तेमाल हो जाएगा, 50 इस्तेमाल हो जाएगा। कौन सा? ग्रांट वाला। क्योंकि ग्रांट हमें कितनी मिली थी? 300 की। तो 250 तो हमने रीपे कर दिया उस वक्त, और बाकी 50 हम 290 की पेमेंट का पे करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 290 में से 50 तो चला गया किस चीज का? 50 चला गया ग्रांट का। बाकी 240 वो हमने दोबारा कहां से पे किया होगा? रनिंग फाइनेंस में से। समझ आ रही बात? और आखिरी पेमेंट हमारी 1 दिसंबर 2024 को कितनी? 180। तो 180 पे करते वक्त हमने क्या करना है? वो भी जनरल लोन में से पे करना। ये टेबल समझ आ रहा है? ये टेबल देख लो अच्छी तरह से। हमें ग्रांट मिली थी 300 की। ग्रांट कितनी मिली थी? 300 की। उसमें से 250 वापस कर दिया जो जनरल लोन में से इस्तेमाल हुआ, कर दिया। बाकी 50 बचा होगा। वो जो अगली पेमेंट करनी है 1 अक्टूबर को, 290 की, उसमें से 50 कहां से पे करेंगे? ग्रांट में से। बाकी जो 250 40 होगा वो कहां से निकालेंगे? वो दोबारा जनरल लोन में से निकालेंगे। ये टेबल समझ आ रहा है? ये टेबल नोट कर लीजिए।
है? ऐसे निकाल सकते हैं जनरल बैलेंस के लिए टोटल लोन है उसमें से ये लोन माइनस करें। देखो ना, जनरल बोरिंग में से कितने पैसे इस्तेमाल किए? 250। तो 250 ही वापस करेंगे ना, 300 तो नहीं कर सकते भैया। आपने बैंक से कर्जा 250 का लिया है, तो 300 तो नहीं ना देंगे उसको? 10 से माइनस होते हैं लोन है? हमारे और फंड से माइनस नहीं होगी। माइनस नहीं हो रही, मतलब ऑन फंड यूज हो रहे हैं ना, यूज हो रहे हैं तो प्लस होगी ना। यहां पे माइनस होने का मतलब क्या है? कि जो यूज हुआ था वो रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे माइनस का मतलब ये है। ना ऊपर क्या हेडिंग लिखी हुई है? यूज। कि जब भी कोई चीज यूज करेंगे तो प्लस लिखेंगे, उसका रिवर्स करेंगे तो माइनस लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये टेबल क्लियर होना चाहिए। टेबल में कोई मसला आ सकता है। ठीक है, नहीं? टेबल समझ आ गया सबको? अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, ए लीगल डिस्प्यूट अराइज regarding land ownership right and the construction work was completed halted from 1 June to 15 July due to a court order. नेसेसरी स्टॉपेज है कि अननेसेसरी? अननेसेसरी। कोड के हिसाब से नेसेसरी है, लेकिन हमने कोड के हिसाब से नहीं देखनी, हमने तो IS 23 के हिसाब से देखनी। नहीं बात लगी? हमने तो देखना कि कंस्ट्रक्शन ये जो रोकी गई है, ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जरूरी थी कि नहीं जरूरी थी? तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जरूरी नहीं थी, ये तो लॉ का मसला है, लॉ ने रोका हमें, ठेकेदार ने नहीं कहा कि रोको। नहीं पॉइंट समझ आ रहा? ठीक है ना? तो ये अननेसेसरी स्टॉपेज है। अच्छा, अननेसेसरी स्टॉपेज हो तो क्या करेंगे? हैं? कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो अननेसेसरी स्टॉपेज का जो टाइम पीरियड है उसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजर नहीं होगी। तो बच्चों, ये जो स्पेसिफिक लोन है उसका जनवरी का महीना तो पहले ही मारा गया था, याद है ना? जनवरी का महीना पहले ही मारा गया था, मतलब जनवरी का महीने का सूद आएगा तो सही, लेकिन कहां रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन और कितने महीने मारे गए उसके? जून भी मारा गया और जुलाई का भी 15 दिन मारे गए, तो कितने महीने हो गए टोटल? 2.5, 2.5 महीने। तो 12 महीनों में से 2.5 महीने निकाल दो। तो 9.5 महीनों का स्पेसिफिक बोरिंग का लोन जो होगा, वो जो लोन के ऊपर जो स्पेसिफिक बोरिंग आएगी वो बैलेंस शीट में जाएगी। बाकी 2.5 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट लॉस में आएगा। यहां तक की बात समझ आई? नहीं समझ आई? क्लियर है? तो बच्चों, स्पेसिफिक बोरिंग के बारे में क्या लिखेंगे? 500 मिलियन इंटू 16% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 12। ये 9.5 कहां से आई? ये बात समझ लग गई है? नहीं समझ लगी? जनवरी का महीना भी क्या, जून का महीना भी क्या, और जुलाई के 15 दिन गए, तो पीछे कितने रह गया? 9.5 महीने। हजम शुद्ध। अब अगला पॉइंट, आपको 500 मिलियन मिला था,
आपने पहली पेमेंट कितनी की? 300। तो बाकी 200 किधर है? बाकी 200 पड़ा हुआ है। कब तक पड़ा रहा? 1 महीना? फरवरी, मार्च और अप्रैल, जनवरी का महीना भी पड़ा रहा। ये याद रखना बच्चों, जनवरी का महीना भी आपके पास 200 मिलियन पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था, 500 पड़ा हुआ था। हाँ, जनवरी का महीना पूरा 500 मिलियन आपके पास पड़ा रहा। और आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा किस रेट पे? 10% पे, इंटू 1/12। उस जनवरी के महीने की भी इनकम आई होगी, लेकिन वो इनकम कहाँ गई होगी? वो प्रॉफिट एंड लॉस में गई होगी। 4.16 की इनकम आई होगी जनवरी के महीने में भी, लेकिन वो बैलेंस शीट में नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि जनवरी का महीना हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता था। तो जनवरी के महीने की ना इनकम और जनवरी के महीने का ना ही सूद बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझ लगी? यकम फरवरी को क्राइटेरिया मीट हुआ था। यकम फरवरी से ऑनवर्ड इनकम और सूद दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। तो सूद तो हमने निकाल लिया। अब फरवरी से लेके यकम मई तक 3 महीने बनते हैं। मार्च, फरवरी का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 200 इन्वेस्ट किया था ना, तो 200 इंटू 10% इंटू 3/12। तो क्या आंसर आ जाएगा? 58.33। और समझ लगी बात की? तो इंटरेस्ट इनकम आ गया और इंटरेस्ट इनकम भी आ गई। इनकम कितनी बनती है? 5 की। तो सूद कितना बनता है? 63 का। 63.33 में से 5 मिलियन माइनस कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू जो है 58.33 है, जो कि बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट, टेबल को देखो बच्चों। टेबल में से जो जो पैसे जनरल बोरिंग में से इस्तेमाल हुए हैं उसके ऊपर रेट लगेगा। अच्छा, रेट कौन सा लगेगा? कैपिटलाइजेशन रेट। लेकिन इस सवाल में क्या 2-3 जनरल बोरिंग है? एक ही है। तो उसी का रेट क्या बन जाएगा? कैपिटलाइजेशन रेट। और वो कितना है? 18%। वो कितने परसेंट है? 18%। तो बच्चों अब बताओ, सबसे पहले 18% किस पे लगाएंगे? 250 पे लगाएंगे। कितने महीनों के लिए? हौसला, ब्रेक 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 ब्रेक। बीच में 1.5 महीना तो रुक गया था ना काम, वो नहीं आना। जून का महीना और जुलाई के 15 दिन वो नहीं आने। तो ध्यान से, मई का महीना आना है, जून का नहीं आना, और जुलाई के भी 15 दिन नहीं आने। ठीक हो गया? और उसके बाद फिर मैं ग्रांट मिल गई थी 1 सितंबर को। तो मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना जाया हो गया, जुलाई के 15 दिन आएंगे, 1.5 महीना हो गया। और अगस्त का पूरा महीना, कितने महीने बनते हैं? 2.5 महीने। तो बच्चों 250 मिलियन इंटू 18% इंटू 2.5 महीने डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आएगा जी? 9.38। क्या यहां तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट, अगली पेमेंट हमने जो की है वो 290 मिलियन की थी, लेकिन उसमें से 50 तो अपने इस्तेमाल हुए थे, वो गवर्नमेंट ग्रांट वाले जो बाकी बचे हुए। बाकी आपने कर्जा कितना लिया? 240 का। तो 240 का कर्जा लिया आपने जनरल बोरिंग में से, या कम अक्टूबर को। तो कितने महीने बनते हैं जी? कौन कौन सा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि बिल्डिंग 31 दिसंबर को मुकम्मल हुई है, तो दिसंबर का महीना पूरा आएगा। तो 240 इंटू 18% इंटू 3/12, 10.8।
हाँ, दिसंबर का क्या? कहाँ पे? देखो ना, इसमें दिसंबर लिया कि नहीं लिया? लिया है। इसमें नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये पैसे वापस हो गए थे। याद करो, जब ग्रांट आई थी सबसे पहले तो यही पैसे वापस कर दिए थे ना। तो इसके ऊपर सिर्फ उतने महीने ही बनेंगे जब तक ग्रांट आई थी, सितंबर तक बस। इसमें दिसंबर नहीं आना। नहीं समझ लगी? ठीक हो गया। हाँ, इसमें दिसंबर आएगा क्योंकि ये दिसंबर तक चला है। अच्छा, इसमें भी अगर दिसंबर की 1 तारीख को पैसे वापस कर दिए होते तो उसमें भी नहीं आना था फिर दिसंबर। समझ लगी बात? ठीक है ना? अच्छा, आखिरी पेमेंट कब की है? 1 दिसंबर को। कितनी की है? 180 मिलियन। तो उसको दिसंबर के महीने का सूद आ जाएगा। 180 इंटू 18% इंटू 1/12। तो वो कितना बनता है? तो बच्चों, जनरल बोरिंग में से कितना सूद बैलेंस शीट में जाएगा? 22.88। तो टोटल सूद कितना बनता है? 81.2। समझ लगी? उसने हमसे ये नहीं पूछा कि बताओ बिल्डिंग की टोटल वैल्यू क्या है, वरना फिर हमें वो भी निकालनी पड़ती। वो कैसे निकालते? ये पैसे ठेकेदार को दिए हैं, इसमें सूद ऐड कर देते, तो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाती। तो उसने हमसे ये नहीं पूछा कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना सूद जाना है, कितनी इनकम जानी है। अगर वो पूछता तो हम बता देते कि इतनी इनकम जानी है, इतनी इनकम बनती है ना, और सूद बनता है जनवरी के महीने का पूरा। ऐसी है। और बीच में ये जो 1.5 महीना काम नहीं हुआ, इस 1.5 महीने का सूद भी बनता होगा, क्योंकि बैंक को तो पे करना है। लेकिन वो सूद कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैंक ने तो माफ नहीं ना करना। बैंक को जाके कह सकते हैं भाईजान कोर्ट ने मना कर दिया हमें। वो कहेगा जो तो मेरे को कर्जा लाई तो कोर्ट को पूछ के आया सी। नहीं बात सुनेगी। बैंक ने कहा भाई मेरे पैसे बनते, मुझे मेरे पैसे दो। हजम शुद। अब जरा इसमें देखते हैं कि हमारे जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, स्प्रिंग 25 वाले, इसका तो रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया था वैसे। आया था ना रिजल्ट इसका? FAR 1 का तो रिजल्ट भी मेरे को 50% के करीब करीब आया था। कितना रिजल्ट आया था जी? 30 हो गया, बड़ा गंदा रिजल्ट आया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया FAR 1 का? 1 है। तो 1 में कितने परसेंट बच्चों ने सही किया सवाल? 39%। अच्छा जी। अब देखते हैं जिन्होंने चवल मारी वो कौन सी चवल मारी। अब जरा ध्यान से देख लो भाई। एग्जामिन इज इनकरेक्टली कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन द स्पेसिफिक लोन फॉर 12, 11 एंड 10.5 महीने इंस्टेड ऑफ करेक्ट कैपिटलाइजेशन पीरियड ऑफ 9.5 मंथ। बात सुन लगी है? 9.5 महीने आने थे, किसी बच्चे ने 12 महीने पूरे ले लिए। अच्छा, जिसने 12 महीने लिए होंगे वो क्यों लिए होंगे उसने वाला? क्योंकि उसने देखा होगा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है 1 जनवरी को, और कर्जा भी मिल गया है 1 जनवरी को। उससे ये गलती हुई। तो क्राइटेरिया ये है कि 3 महीने, 3 कंडीशन देखनी है, 2 कंडीशनें नहीं देखनी। अच्छा, एक बच्चे ने अकल इस्तेमाल की, उसने 11 महीने ले लिए। उसने क्या मिस कर दिया? उसने वो 1.5 माह मिस कर दी। अच्छा, और एक ने 10.5 महीने लिए। उसने 10.5 महीने कैसे निकाले होंगे? उसने वो 1.5 महीने लिया और जनवरी वाला छोड़ दिए। समझ आ गई बात? तो फील हो रहा है क्या साढ़े वर्ग ने? बल्कि हम ही हैं, हमने ही ये कमाल किया था पेपर में। अच्छा, अगला पॉइंट। द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड वाज ऑफन नॉट अप्लाइड टू रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अब बच्चे जब गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंड आता है तो उसको लेदर स्टैंड ले लेते हैं, IS 23 आता है उसको लेदर ले लेते हैं। वो कहते हैं भाईजान ने जो गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ने हमें पकड़ा दी है ना, इसके ऊपर जो हमें तस्वीर उन्होंने मनी दी है ना, उस पर गांधी की फोटो थी। मतलब वो पैसे को इस्तेमाल ही नहीं करते बैंक का कर्जा उतारने के लिए। क्यों? वो कहते हैं भाईजान ये तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। क्यों? कहते बाबे दी फोटो नहीं है।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालांकि क्या था भाई, आपको गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, आपके पास अपने पैसे आ गए हैं, तो आप क्या करो, वो कर्जा उतारो जितनी जल्दी हो सकता है। अपने पास रखोगे वो पैसे, तो इसका मतलब क्या है, वो मीटर चालू है कर्जे वाला, सूद पड़ता जा रहा है आपको। तो कोई भी कॉमन से इस्तेमाल करने वाला बंदा क्या करेगा, अगर कहीं से पैसे आ गए हैं तो सूद उतारो भाई। अगला पॉइंट, डिस्पाइट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दी क्वेश्चन, वो कहता है हमें बताया भी था कि पैसे आ गए हैं, इसके बावजूद लोगों ने उसको रनिंग फाइनेंस में से माइनस नहीं किया। तो लीजिए, तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चों इस सवाल में सिर्फ ये दो ही थी बड़ी बड़ी, ये गलतियां हुई हैं बच्चों से। अच्छा जी, लो जी, सवाल में इस अटेम्प्ट में IS-20 का सवाल भी आया था। To Sardi Limited is engaged in the business of assembling electric automobiles. Below information is available for the year 2024. On Yekam January 2024, the government allotted an industrial land to TL in an underdeveloped area to set up a plant for assembly electric buses. The plant has a useful life of 10 साल, became available for use on Yekam October 2024. The fair value of the land was 600 million on Yekam January 2024, 615 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर 2024। हाँ जी, पॉइंट क्या जी, इन अकॉर्डेंस विद IS-20 डिस्कस हाउ अबव शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल और TL फॉर दिन 31 दिसंबर 2024। और उसने खास तौर पे क्या कहा है, एंट्रीज नहीं मांगी आपसे। जब वो कह रहा होता है ना डिस्कस, तो बच्चे पेपर में क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्रियां पास करना शुरू करते हैं। उसने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है क्या, कि एंट्रियां नहीं चाहिए, वर्किंग में कर लें, लेकिन आप जो एंट्री पास कर रहे हैं उसी की अंग्रेजी लिख दें। यही तो उसने डिस्कशन में मांगा आपसे, जो एंट्रियां पास कर रहे हैं ना उसी को अंग्रेजी जुबान में लिख दें, यही डिस्कशन हो जाएगी आपकी पूरी। अब हमने बार बार IS-20 में पढ़ा है कि गवर्नमेंट जब भी लैंड देगी, इस सवाल में उसने क्या दिया है, पैसे तो नहीं ना दिए। गवर्नमेंट जब भी लैंड देगी उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, नॉमिनल वैल्यू, फेयर वैल्यू। ये सबसे पहला जुमला होना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट किसी कंपनी को नॉन मॉनिटरी एसेट देती है, नॉन मॉनिटरी एसेट से क्या मुराद है, कि कैश नहीं दिया गवर्नमेंट ने, लैंड दे दिया है, नॉन मॉनिटरी एसेट दे दिया है, तो उसको रिकॉर्ड करने के हमेशा दो तरीके हैं। कौन कौन से, एक फेयर वैल्यू और एक नॉमिनल, दोनों में से जो मर्जी रिकॉर्ड करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अगर तो आपने नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया फिर तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि लैंड आपने 1 रुपए का रिकॉर्ड किया होगा, फिर तो हर साल उसको ट्रांसफर करने की नौबत नहीं आनी। अच्छा, लेकिन अगर आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हम ये करेंगे जब तक उसका मकसद नहीं क्लियर होता कि उस लैंड का मकसद क्या है। ये सवाल को पढ़ के क्या लगता है, लैंड का मकसद क्या है? उस लैंड पे करना क्या है, प्लांट लगाना है। तो फिर प्लांट की जो लाइफ होगी वो उस लैंड की लाइफ है। प्लांट की लाइफ कितनी है, 10 साल, तो लैंड की लाइफ भी 10 साल। यहाँ तक की बात लगी, 10 साल तक प्लांट चलेगा, प्लांट चला लिया आपने, बंद कर दिया सारा कुछ, तो गवर्नमेंट को लैंड वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लैंड की बच्चों फेयर वैल्यू कितनी है, 600 है, यकम जनवरी 2024। ठीक हो गया, तो 600 आपके लिए ग्रांट की वैल्यू बनती है। कितनी वैल्यू बनती है, तो 600 को हर साल 10 पे डिवाइड करके जो 60 वैल्यू बनती होगी वो इनकम के तौर पे आपने इनकम स्टेटमेंट में लेके जानी है। ये जो कुछ मैंने आपको उर्दू में बताया ये अंग्रेजी में लिखना है। डिस्कशन पूरी हो जाएगी, नहीं समझ लगी? अब बोलो तो सही।
क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 4। अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज अ ट्रांसफर ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट। ये सबसे पहला जुमला होगा, ये सबसे पहला वर्ड होगा जो आईकैप का एग्जामिनर आपके सवाल में ढूंढेगा कि नॉन मॉनिटरी एसेट के लफ्ज इसने लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक हो गया, इससे पता चल जाएगा इसने बच्चे ने गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है कि नहीं। ये लफ्ज काफी है उसको समझाने के लिए। एंड शुड बी कंसिडर एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, सच नॉन मॉनिटरी ग्रांट में बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ये दो पॉलिसियां आ गई। इफ द लैंड इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, अब यहां पे शर्त है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया फिर तो ट्रांसफर की नौबत नहीं आनी। मतलब लैंड आपने रिकॉर्ड किया 1 रुपए पे, अब 1 रुपए के 10 हिस्से करोगे क्या? फिर तो रिकॉर्ड कर नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे देन फिर क्या करना पड़ेगा? शुड बी रिकॉर्डेड एट 600 million एंड द रिलेटेड डेफर्ड ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द रिलेटेड एसेट, लैंड नहीं। और इट मींस प्लांट, आगे उसने बता दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। अब अगला पॉइंट यह है कि प्लांट कब अब आपके पास आया, प्लांट कब बना, तो प्लांट डेप्रिशिएट कब से होगा? तो बच्चों ग्रांट भी डेप्रिशिएट उसी 1 अक्टूबर से होगी। वो बर्फ ले आकर रखे थले। ठीक है जी, ग्रांट भी किस दिन से डेप्रिशिएट होगी? 1 अक्टूबर 2024 से होगी। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? और बोलो सही। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये है? 4 है। अब 4 के बारे में पढ़ते हैं, जब बाबा अजदाद ने क्या किया था। बल्कि ये तो हमने खुद किया था, ये तो अपनी टाइम में दी हुई है ना, माशाल्लाह, वाह क्या बात है। अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल तबाह किया। For part 1, examiners typically cited fair value recognition for the land but ignored the equally valid option for recording the land at nominal value. वो कहता सब बच्चों को पता था फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन बच्चे जब आईकैप कहता है ना कि इसको डिस्कस करो, तो आपने फिर सारे पॉसिबल सिनेरियो डिस्कस करने होते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैंने चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया तो मैं यही करूंगा। वो कहता वजन डिस्कस करो कि इसकी ऑप्शन है कितनी है स्टैंडर्ड में। ड्यूरिंग 2024, TL achieved additional sale of 100 million, which increased profits by 19 million due to supportive government procurement policies. कहता है पिछले साल आपकी सेल कम थी, इस साल आपकी सेल ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया है। ये प्रॉफिट ज्यादा क्यों हो गया है? गवर्नमेंट ने इस साल आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली सपोर्ट किया है। तो बताओ ये गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं है? ठीक है जी, हम कहेंगे भाईजान ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। हर शय गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती। स्पेसिफिकली अगर हमें क्या होगा हाँ, तो जो उसने किया है उसकी वैल्यू क्या है? भैया आप अकाउंटेंट है ना, आपने तो डेबिट क्रेडिट करना है। किस अमाउंट से डेबिट करें, किस अमाउंट से क्रेडिट करें? और गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, अमाउंट दसो। नहीं बात सुनेगी, आप है अकाउंटेंट, आपने करना डेबिट क्रेडिट, अमाउंट दसो किस अमाउंट से डेबिट क्रेडिट करें। नहीं बात सुनेगी। यस आपको पता चला जी सेल्स मैनेजर ने परचेज मैनेजर को थप्पड़ मार दिया, आप हैं अकाउंटेंट, तो आप कुछ करेंगे? और वो दोनों आपकी तरफ देख के लानत भेज रहे हैं, लख लानत तेरे ते, उन्हें मैंने थप्पड़ मार दिया, तू आराम में बैठा है। आप कहेंगे यार 1 मिनट ठहरो, मैंने पहले रोटी खा लें दो। रोटी खा ली, हाँ जी हूं दसो। आपने इसको थप्पड़ मारा, ओके, आपने थप्पड़ खा लिया, ओके, मेरा की कसूर है? मैं तो रोटी खान दिया, मैंने तो रोटी खान दो। बात समझ लगी है? आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस सिचुएशन में डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप फिर अपना फोकस चेंज ना करो, चुप करके रोटी खाओ। अकाउंटेंट कब आंखें खोलता है? जब कुछ डेबिट क्रेडिट होना है। जब तक कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं ना होना, अकाउंटेंट कहना थोड़ा काम है आपकी संभव। मेरी बात समझ रहा। ठीक है, तो बच्चों इस एक लाइन, ये जो 2 लाइनों के उसने इशू बताया है, इसका आंसर, सिंपल आंसर क्या है?
सपोर्टिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इज नॉट ए गाली खत्म. So no transfer of resources has been made, so it does not require any accounting. हम अकाउंटेंट हैं, हमने अकाउंटिंग की बात करनी है, हम अफसोस करने नहीं बैठ जाएंगे. यार बड़ा अफसोस होया यार, उन्हें तुम्हें थप्पड़ ही मार कढ़िया, मेरे को तो पुछ लेंदा, मैं उन्हें रोक लेंदा. ਸੋ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ क्या है? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ लेन देन कोई नहीं, मेरा विच कोई अमल दखल. तो अकाउंटेंट किसी दूसरे की लड़ाई में हाथ नहीं डालता अनटिल अनलेस अकाउंटेंट को पैसे निकाल ले, फिर कहेगा हाँ हूं मेरी बारी. हूं तो पाया हाथ, मेरी इज्जत ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ. ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? पैसों ਨੂੰ. और अकाउंटेंट पैसों के मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं. नहीं बात समझ लगी? पैसे आए हैं या गए हैं, अकाउंटेंट अलर्ट हो जाएगा. इज्जत आई है या इज्जत गई है, अकाउंटेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं समझ, है ना? However, such policy can be considered as government assistance, as the supportive procurement policy intends to benefit TL by increasing sales. TL needs to disclose the nature and extent of these policies in its financial statement. ठीक है जी. तो कहता है दो बातें करो, नेचर और एक्सटेंट बता दो डिस्क्लोजर में, बस एंट्री कोई नहीं होनी. और समझ आ गई बात? हाँ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੀ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਹਾਂ. आप करीब हो गए नोट में तो ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ? अमाउंट दस ना. अकाउंटेंट करेगा डेबिट क्रेडिट, उस रोड का डेबिट क्रेडिट क्या करना है ये बताओ. ठीक है ना? डेबिट क्रेडिट कुछ कर सकते हो, अगर तो कर सकते हो तो समझाओ, अगर नहीं कर सकते तो गाली खत्म होगी. पॉइंट नंबर 3. in 2024, due to a violation of one of the condition attached to a government grant received in 2021 to set up a plant for assembling electric cars, TL received a notice from the government authorities to repay the amount of 75 million. The grant was initially recorded as deferred income in the financial statement. The balance of deferred grant income at the time of repayment was 48 million. समझ लगी थी? अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने 2021 में कोई ग्रांट ली थी, आप उसको हर साल ग्रांट को क्या करते जा रहे थे? लाइबिलिटी से निकाल के इनकम में ट्रांसफर करते जा रहे थे. इस वक्त आपके पास कितनी लाइबिलिटी पड़ी हुई थी? 48. गवर्नमेंट ने कहा पहचान आपने हमारी कंडीशन को वायलेट किया है, सारे चुप करके पैसे वापस करो. कितने पैसे वापस करने हैं? 75 मिलियन. तो 75 मिलियन वापस करेंगे. बैलेंस शीट में कितने पड़े हुए हैं? 48. तो बाकी के इनकम स्टेटमेंट में डाल देंगे. अब यहां पे उसने ये नहीं बताया कि टोटल ग्रांट जो थी 75 मिलियन थी. हाँ? देखो ना, रीपे द अमाउंट लिखा ना, टोटल तो नहीं लिखा. टोटल तो नहीं लिखा ना. हो सकता टोटल हमने 100 मिलियन लिया हो सकता 150 मिलियन लिया हो, और ये भी हो सकता सिर्फ 75 मिलियन ही लिया हो. यहाँ तक की बात हुई? नहीं, अगर 150 में पैसे मिले हैं ना, इसका मतलब हम आधी ग्रांट वापस कर रहे हैं. तो अगर आधी ग्रांट वापस कर रहे हैं ना, तो सारी लाइबिलिटी नहीं उड़ानी, फिर आधी लाइबिलिटी उड़ानी है. ये पॉइंट है. ठीक है. हाँ देखो ना, अगर तो हमने सारी ग्रांट वापस कर रहे हैं ना, तो फिर सारी लाइबिलिटी उड़ाएंगे. लेकिन हम आधी ग्रांट अगर वापस कर रहे हैं ना, तो आधी लाइबिलिटी उड़ाएंगे, चाहे लाइबिलिटी अभी भी कम है. ये पॉइंट है जो पेपर में डिस्कस करना. नहीं समझ रहे? यस सर. ठीक है जी. तो उसका सोल्यूशन पढ़ के देखते हैं. When a government grant is repayable, it is accounted for as a change in accounting estimate. क्योंकि हमें पिछले साल कौन सा पता था कि हमने पैसे वापस करने, हमें पिछले साल इसका अंदाजे इस साल चेंज हुए हैं ना, तो ये एस्टिमेट है. Since the grant was recorded as deferred income, outstanding balance of such income 48 million shall be adjusted against payment of government grant. The differential of grant paid and deferred income balance of 27 million shall be recognized as an expense in 2024. यहाँ पे इसने जवाब लिखा, ये assumption लेके कि 75 मिलियन ही मिले, लेकिन आप दो assumption ले सकते हैं. क्या?
कि अगर तो 75 मिलियन मिले थे तो सारी लाइबिलिटी उड़ा देंगे, बाकी एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा मिले थे तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी उड़ाएंगे। ठीक है, जिसको हम पार्शियल रीपेमेंट भी कहते हैं, कि समटाइम हो सकता है गवर्नमेंट सारे पैसे ना मांगे, पार्शियल मांग रही है, पार्शियल नहीं मांग रही, फिर पार्शियल लाइबिलिटी उड़ाएंगे, पार्शियल नहीं उड़ाएंगे। और समझ लगी बात? ये बातें बतानी है बच्चों। ये कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें डिस्कशन करनी थी और उसने कहा था एंट्रियां नहीं करनी आप। ये 10 नंबर का सवाल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बोलो तो सही। ये वर्साचे लिमिटेड है, वर्साचे। अच्छा जी, तो बच्चों ये सवाल अपने घर से ट्राई करना है, हो जाएगा। और ये कल हम करेंगे जी। वैसे ईपीएस इस अटेम्प्ट में नहीं आना। हाँ? हाँ, आपको अगर ईपीएस से प्यार है तो ठीक है, लेकिन इस अटेम्प्ट में जो आना है वो क्या क्या आना है? नहीं नहीं, हम करेंगे जरूर, हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं है। थ्योरी आ जानी है आपको 8 नंबर की। आईएस 36 आएगा, इम्पेयरमेंट 36 और 40 हमने बार बार डिस्कस किया है। ठीक है, ये बात याद रखनी। क्यों? क्योंकि इम्पेयरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको एक टैक्स के अंदर भी मिक्स होकर आ सकती है और अलग भी आ सकती है। ठीक हो गया? 23 भी टैक्स के अंदर आ सकता है, 16 भी आ सकता है, रिवोल्यूशन वाला पॉइंट भी आ सकता है। थ्योरी आपको ये देखो जरा, स्प्रिंग 25 में जो सवाल आया हुआ है, इस तरह की थ्योरी आ सकती है। नहीं, एक तो ये वाली है ना, ये इस तरह की, एज द फाइनेंस मैनेजर। क्या करें जी? ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज रेज बाय। हाँ, ठीक हो गया है। और ऑटम 24 में जो थ्योरी आई थी, ऑटम 24 में आया था, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी आई थी। हाँ, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी आपको आ सकती है। तो चलो कल हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, आज मैंने आपको क्या क्या दिया काम करने को? ठीक हो गया? वो आपने काम करना है घर जाके। और वो भी मैं आपको करवा रहा था, लेकिन मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के इतने सवाल करवा दिए हैं कि आप कर सकते हो। अब बाकी कल हम फिर जो है ना वो ईपीएस कर लेंगे। ईपीएस आनी नहीं तो मैं करा देना। अच्छा, और एक और काम भी करें, ये जो कैल्विन क्लेन वाला सवाल था ना, ये आपने घर जाके इसको ट्राई करना है। ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रिंग 2025 पीपी का नोट बनाना। डिस्कस। तो आपने मैंने आपको कहा था कि उस साइड में पेपर दिया था ना, हाँ जी। सर आपने कल बात की कोशिश है कि आप कैसे हिसाब से है? ये मैं क्लास में प्रोटेक्टेड होंगे। हाँ, अपलोड करवा दिए हैं, यूट्यूब पे लिंक नहीं मिला वो ग्रुप में। नहीं बात चलो मैं दोबारा उसको कहता हूँ।